हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस लवर। आज के हमारे इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन नेवी सेलर एंड इंडियन एयरफोर्स एयरमैन दोनों का जो फेज़ 2 कंडक्ट करवाया जाता है, तो उसमें से कौन सा बेटर है। अच्छे दोनों ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कैंडिडेट के फिर भी खूब सारे रिव्यूज़ रहते हैं, खूब सारे उनके एनालाइजेशन रहते हैं, उनके खुद के एक्सपीरियंस रहते हैं, मेरे खुद के कुछ एक एक्सपीरियंस हैं, तो उन पे बेस्ड ये वीडियो है। और मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से जो नेवी सेलर एंड इंडियन एयरफोर्स एयरमैन है, तो इनमें से दोनों में से जो फेज़ 2 है वो किसका बेटर है। गुड दोनों का है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट एक कंपैरिजन होता है कि इसका पीएफटी इजी है, इसका पीएफटी थोड़ा टफ है, एंड इसका कुछ और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़े टफ हैं, एंड कोई और एंट्री के जो दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़े इजी हैं। एंड कैंडिडेट्स के काफ़ी सारे और डाउट रहते हैं, काफ़ी सारे उनके एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं जो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा वो कैंडिडेट के एक्सपीरियंस है, ठीक है। और ऐसे नहीं है एक या दो कैंडिडेट के एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस है। एंड देन उसके बाद कुछ एक पॉइंट्स हैं वो मैं अपनी ओर से भी ऐड करूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी के लिए वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट से बात भी होती रहती है, तो काफ़ी उनके क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी चीज़ें वो अपनी एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, तो उन्हीं पे बेस्ड ये वीडियो है। एंड गाइस, आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम एनालाइज करेंगे। जैसे कंपैरेटिवली हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि किसका पीएफटी इजी रहता है, पीएफटी क्लियर करना किसका इजी रहता है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी लेवल ज़्यादा कहाँ पे है, इंडियन नेवी सेलर में है या फिर इंडियन एयरफोर्स एयरमैन में है। देन उसके बाद हम और भी कुछ एक जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ एक और जो फैक्टर होते हैं जो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में काफ़ी एक बड़ी अहम भूमिका अदा करते हैं, तो वो सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो इस वीडियो को गाइज अंत तक ज़रूर देखना, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है वो रहने वाला है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि दोनों में से पीएफटी किसका ईजी रहता है, पीएफटी क्लियर करना किसका ईजी रहेगा। तो दोनों में से देखा जाए तो दोनों का ही पीएफटी है वो ईजी होता है, ठीक है। कोई से कि अभी पीएफटी ऐसा नहीं है कि टफ है। तो हम इधर बात करेंगे नेवी सेलर के लिए एंड इधर बात करेंगे हम एयरफोर्स के लिए। तो देखो, नेवी सेलर का जो पीएफटी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे आपको पता है कि रनिंग होती है, एंड रनिंग के लिए आपको जो 1600 मीटर की रनिंग है वो कंप्लीट करनी होती है 7 मिनट में, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए एयरफोर्स में, तो रनिंग है उसका लेवल थोड़ा सा टफ रह जाता है, और आपको जो रनिंग करनी होती है 1600 मीटर की, वो रनिंग करनी होती है 6 मिनट और 30 सेकेंड में। और काफ़ी सारे कैंडिडेट के डाउट रहते हैं कि टाइम कम दिया जाता है या फिर ज़्यादा दिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेवी में पूरा आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट 7 मिनट मिलेंगे, एंड एयरफोर्स में आपको 6 एंड 30 सेकेंड मिलेंगे, 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए रनिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट है वो आउट होते हैं एयरफोर्स में। ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है कि एयरफोर्स का जो रनिंग है वो थोड़ा सा टफ रहता है नेवी से। देन उसके बाद आपको पता है कि पुशअप्स की बारी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, अब उनके एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो पुशअप्स हैं वो आपको पता है कि 10 पुशअप्स करने होते हैं नेवी सेलर में भी, एंड इंडियन एयरफोर्स एयरमैन की भी बात की जाए तो 10 पुशअप्स हैं वो आपको करने होते हैं। बट बात की जाए इनकी डिफ़िकल्टी लेवल की, तो नेवी सेलर में कभी कभी पुशअप्स बहुत ज़्यादा टफ करवाए जाते हैं, मिलिट्री पुशअप्स करवाए जाते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा टफ करवाए जाते हैं। एंड कभी कभार जो लेवल है वो मॉडरेट लेता है, ज़्यादा टफ नहीं होता और ज़्यादा इजी भी नहीं रहता। तो जिसने थोड़ी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है सीरियस होके, तो वो इसको क्लियर कर सकता है। बट कभी कभी काफ़ी ज़्यादा टफ करवाए जाते हैं, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जिस टाइम मेरा था, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा टफ पुशअप्स हैं वो करवाए गए थे, और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पीएफटी में आउट हुए थे, और वो भी स्पेशली फिजिकल ये जो पुशअप्स थे वहाँ पे आउट हुए थे। देन उसके बाद अगर बात की जाए एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में बिल्कुल इजी पुशअप्स आपसे करवाए जाते हैं। एंड नेवी में तो एक ये भी है कि अगर आपने मान लीजिए कि ग्रुप में आपसे पुशअप्स करवाए जा रहे हैं, एंड 10 पुशअप है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो डायरेक्ट आपको पीएफटी आउट कर दिया जाएगा। एंड वहीं पे अगर देखा जाए इंडियन एयरफोर्स एयरमैन में, तो अगर आपसे ग्रुप में पुशअप्स करवाए जा रहे हैं, एंड आप फर्स्ट टाइम 10 पुशअप्स नहीं कर सकते, मान लीजिए कि आपसे 7 से 8 पुशअप ही हुए हैं, देन आपको पीएफटी आउट नहीं किया जाता, आपको वापस से चांस दिया जाता है कि आप हमें 5 से 7 पुशअप और करके दिखा दीजिए। अगर आप ऐसे कर लेते हो तो आपका जो पीएफटी है वो क्लियर हो जाएगा। कैंडिडेट का भी ये कहना है, और 3 बार मैंने भी यही चीज़ सेम देखी है कि कैंडिडेट को एक बार भी नहीं, 2 से 3 बार तक चांस दिए जाते हैं कि आप
पुशअप्स को कीजिए। देन उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है स्क्वेट्स का, मतलब उठक बैठक का। देन उठक बैठक आपको मैं बता देता हूँ कि दोनों में नॉर्मल रहता है। 20 उठक बैठक आपको करने होते हैं नेवी में भी, एंड 20 उठक बैठक आपको करने रहते हैं एयरफोर्स में भी। तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेम सा ही रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, सीटअप्स होती है, ठीक है। तो सीटअप्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स में कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपको करने होते हैं 10 से 12 सीटअप्स आपको करने होते हैं। बट इंडियन नेवी की अगर बात की जाए तो उसमें ऐसा आपको कुछ नहीं करना होता। बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी कैंडिडेट है वो, मतलब इंडियन नेवी में तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनको पीएफटी में जो स्क्वेट्स होते हैं, उठक बैठक होते हैं, वहाँ पे भी आउट कर दिया जाता है। बट एयरफोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो टास्क हैं वो ज़्यादा हैं एयरफोर्स में पीएफटी के, बट जो टास्क हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के हैं नेवी में। तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट मतलब रिजेक्शन मिलता है ज़्यादा कैंडिडेट को, तो वो मतलब नेवी में जो रनिंग है वो थोड़ी इजी है, बट बाकी की जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी मतलब टफ है। आपको दूसरा चांस भी नहीं दिया जाएगा अगर फर्स्ट टाइम आप फेल हो जाते हो। बट अगर आप एयरफोर्स में रनिंग क्लियर कर लेते हो देन आपको पीएफटी के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीएफटी में आगे की जो प्रोसीजर्स हैं उनमें आपके बाहर होने के, आउट होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो अब आप खुद से मतलब देख सकते हो कि किसका पीएफटी टफ है एंड किसका पीएफटी इजी है एंड क्या स्टैंडर्ड है उसका। तो ये तो जो हमारा एनालाइजेशन का जो फर्स्ट फैक्टर था वो कंप्लीट हमने कर लिया। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड। सो आपको पता है कि दोनों में पीएफटी के बाद नेवी सेलर में मेडिकल कंडक्ट करवाया जाता है सेम डे, ठीक है। आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होना है। देन उसके बाद अगर बात की जाए पीएफटी होने के बाद इंडियन एयरफोर्स में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाता। आपको मतलब लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के बाद, ठीक है, लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के बाद आपका जो मेडिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। सो अब कैंडिडेट के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं कि इसमें मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है एयरफोर्स में, एंड नेवी में क्या हो रहा है कि हमारा थोड़ा टाइम है वो बच रहा है। तो इसमें कोई मतलब सीरियस इशू नहीं है, इस पर कोई ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट ध्यान रख लेना, अगर आप पीएफटी क्लियर कर लेते हो देन नेवी में आपको डायरेक्ट क्या है मेडिकल में अपेयर होना होता है, और मेडिकल को अगर आप क्लियर कर लेते हो देन आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो हम ओनली फेज़ 2 की बात कर रहे हैं, ओवरऑल प्रोसीजर की बात नहीं कर रहे हैं। सो हम मतलब थोड़ा ज़्यादा हाई नहीं जाएंगे, यहीं पे हमारी जो कन्वर्सेशन है उसको रखेंगे। सो पीएफटी के बाद अब बात की जाए अगर इंडियन एयरफोर्स की, तो यहाँ पे फिर कंडक्ट करवाए जाते हैं अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। फिर उसी के साथ में आजकल एक और नया टेस्ट आ गया है जिसको बोलते हैं डीएफटी, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। देन उसके बाद आपको एंट्री मिलती है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में, और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है वो होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको रिजेक्शन है वो मिल जाता है। सो बात की जाए अब फेज़ 2 की, तो यहाँ पे तो देखो पीएफटी देन उसके बाद मेडिकल, एंड बाय चांस अगर आप मेडिकल क्लियर नहीं कर पाते तो फिर आपको मतलब रिकवरी के लिए या फिर रीमेडिकल दे दिया जाता है, जो 1 महीने के अंदर आप कभी भी आके अपना जो मेडिकल है वो करवा सकते हो। सो इसमें मतलब फेज़ 2 है वो यहीं पे समाप्त हो गया। एयरफोर्स में अब आपको ये जो 3 टेस्ट है इनको भी क्वालिफाई करना होगा, एंड अगर इनको आप क्वालिफाई नहीं कर पाते देन आपको रिजेक्शन फेज़ 2 से मिल सकता है। बिना मेडिकल एग्जामिनेशन हुए आप बाहर हो सकते हो। अब बात करते हैं कि इनकी ट्रांसपेरेंसी लेवल की, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लेवल की। तो देखो पीएफ जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड डीएफटी तो अभी स्टार्ट हुआ है तो हम इस पे ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देंगे, एंड देन उसके बाद अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। यहाँ पे मतलब अब आपको मैं बताता हूँ काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं। वैसे बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के लिए अपना कोई फिक्स क्राइटेरिया है वो फिक्स नहीं किया। इसमें 45 क्वेश्चंस रहते हैं। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की ये शिकायत रहती है, उनके ये ऐसे एक्सपीरियंस रहते हैं, मान लीजिए कि एक इंटेक है फर्स्ट एंड कोई भी साल के, जैसे इस साल की मान लेते हैं जैसे 2021, इस इंटेक के लिए मान लीजिए कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया और वो फेज़ 2 में अपेयर हो गया, एंड देन उसका फेज़ 2 है वो क्लियर हो गया, मतलब उसका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 है वो भी क्लियर हो जाता है। सो आप देख सकते हो कि मतलब मेरिट है कैंडिडेट में, वो एलिजिबल है, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को क्लियर कर सकता है, क्योंकि ये जस्ट एक साइकोलॉजी टेस्ट है। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि आज आपने साइकोलॉजी आपकी सही है कल आपकी साइकोलॉजी गलत हो गई, मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट वहीं पर अगर वो कैंडिडेट मान लीजिए
टू 2021 के लिए और अपेयर हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस इनटेक की जो पहली इनटेक होती है उसकी ज्वाइनिंग मिलने से पहले दूसरा एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाता है, जो एक बैड पॉइंट है इंडियन एयरफोर्स का। तो 2021 है, तो इसके मान लीजिए फेज़ 2 में वो कैंडिडेट अपेयर हुआ और उसको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में आउट कर दिया जाता है, मतलब साइकोलॉजिकल रीज़न बोल दिया जाता है कि आपकी साइकोलॉजी मैच नहीं हो रही है, एंड उस कैंडिडेट को आउट कर दिया जाता है। तो ये मतलब काफ़ी हद तक काफ़ी कैंडिडेट्स को मतलब निराशाजनक रहता है, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के लिए आप श्योर नहीं रह सकते कि हमारा क्लियर होगा ही होगा और या फिर हमारा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसके कोई फिक्स स्टैंडर्ड्स मतलब सेटिस्फाई करने वाले इंडियन एयरफोर्स के पास हो सकता है अपने कुछ रीज़न हो, बट कैंडिडेट को सेटिस्फाई करने वाले कोई भी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के लिए भी हम ये सब कुछ बोल सकते हैं। तो मतलब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ से थोड़ी परेशानी रहती है, बट ऐसी कोई चीज़ है वो नेवी में नहीं होती। सो आप देख सकते हो कि नेवी का जो फेज़ 2 है वो इतना ज़्यादा मतलब लेंथी भी नहीं होता, एंड एयरफोर्स का जो फेज़ 2 है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी होता है, एंड कुछ एक पॉइंट है जहाँ पे कैंडिडेट्स की कुछ शिकायत भी रहती है। अब बात अगर की जाए ट्रांसपेरेंसी लेवल की, तो ये मैं अपने ओर से ही आपको बता दूंगा सब कुछ, एंड अगर आपको ज़्यादा मतलब आपको फेथ है सिलेक्शन प्रोसीजर्स पे एंड जो भी है, मतलब एक होते हैं ना थोड़े सीरियस टाइप के कैंडिडेट, उनको अगर बोल दिया जाए कि नहीं हाँ ऐसा भी होता है तो वो भड़क जाते हैं। तो अगर आप वैसे कैंडिडेट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे कंटिन्यू आप मत करना। बात की जाए नेवी में, तो गाइज़ सीरियसली आपको मैं बताता हूँ, हो सकता है कुछ भी, बट फेज़ 2 में आज तक मैंने कहीं पे मतलब ऐसा नहीं सुना कि फेज़ 2 में कोई गड़बड़ हुई है एंड कैंडिडेट को पास कर दिया गया है इंडियन नेवी में। मे भी होता होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ यहाँ पे होता है, बट मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है कि यहाँ पे कुछ मतलब गड़बड़ घोटाला हुआ है एंड कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं नेवी सेलर के लिए। बट बात की जाए अगर नेवी एयरमैन के लिए, सॉरी एयरफोर्स एयरमैन के लिए, तो इसके फेज़ 2 में काफ़ी सारे मतलब कैंडिडेट मुझे खुद को कॉल करते हैं। एक बार जब आपकी इंटेक हुई थी फर्स्ट 2019 की, तो उस टाइम एक कैंडिडेट मेरे को कॉल करता है कि सर मतलब मेरे को क्या है कि फेज़ 2 क्लियर करवाना है, ठीक है, एंड मेरा फेज़ 2 है वो क्लियर हो जाएगा, एंड उसके लिए जस्ट मुझे 4 लाख मतलब 4 लाख रुपए देने हैं, एंड मेरे मार्क्स ग्रुप एक्स में 38 है, और उस बार क्या है कि जो कट ऑफ है वो भी 38 ही रही थी। तो वो बोलता है कि सर अगर मेरिट है वो इंक्रीज़ नहीं होती तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, अगर मेरिट इंक्रीज़ होती है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। देन मेरा तो यही रिप्लाई था, आई डोंट नो, जैसा आपको करना है वैसा आप कीजिए, हम आपको कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये मतलब कुछ एक चीज़ें कैंडिडेट से सुनने को मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी भी है, तो यहाँ से मतलब थोड़ा डाउट रहता है। बाकी मैं क्लियरली ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको कोई रिकॉर्डिंग दे दूँ, ये दे दूँ, वो दे दूँ। कैंडिडेट जो बोलते हैं, जैसे कैंडिडेट से हमारी बात होती है, वही सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो ट्रांसपेरेंसी लेवल में अगर देखा जाए तो आई थिंक नेवी है वो बेटर है इंडियन एयरफोर्स से, बाकी जो भी है वो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एक स्टैंडर्ड से एंड आपने देखा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेवी सेलर का जो मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल सही है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल खरे हैं, ठीक है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर एलिजिबल नहीं हो, आउट हो जाइए। देन उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो पीएफटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, पीएफटी आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद अगर बात की जाए बाकी और प्रोसीजर की, तो उनके कोई खास स्टैंडर्ड नहीं है सेटिस्फाई करने वाले, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट की ये प्रॉब्लम रहती है कि मतलब काफ़ी कैंडिडेट मेहनत करके जा रहा है एंड देन उसको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में मतलब आउट कर दिया जाता है। तो वो पॉइंट है, वो बहुत बड़ा एक डीमोटिवेशन होता है कैंडिडेट के लिए, एक बहुत बड़ा उन्हें धक्का लगता है कि मतलब हमारे साथ क्या हो गया, हमने इतने अच्छे से प्रिपरेशन की, हमारी साइकोलॉजी मतलब इतनी भी गलत नहीं हो सकती। एंड ओबियसली अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जो कैंडिडेट की शिकायत थी, जो मेरे एक्सपीरियंस थे, वो सारे मैंने इस वीडियो में मतलब शेयर कर दिए हैं आपके साथ। देन इसके बाद अगर आप चाहते हो ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर पे, मैं एक वीडियो ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर पे आपके लिए अपलोड करना चाहता हूँ कि मतलब नेवी सेलर का बेस्ट है या फिर इंडियन एयरफोर्स एयरमैन का, जो भी कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ गाइज़ कमेंट करके बताइए, एंड गाइज़ जो आपका ट्रूली फीडबैक है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आप भी सेटिस्फाई हो बट फिर भी दिखावे के लिए कुछ और कमेंट कर रहे हो। देन गाइज़ ऐसे कमेंट्स हैं
वो रियली आपके कमेंट्स हैं वो इम्पेक्ट डालते हैं। जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं, जो भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ वो आपके कमेंट के बेस्ट होता है। इसके अलावा गाइस चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।